तारापुर नाम का एक गांव में रूपेश नाम का एक नौजवान था। वह हाल ही में जानवरों का डॉक्टर की पढ़ाई खत्म करके गांव वापस आया। वह अपने घर में ही जानवरों का अस्पताल खोलने के लिए सोचता है। एक दिन उसके पास एक आदमी अपने भैंस को लेकर वहां आता है। श्रीमान रुपेश जी, मेरे भैंस को तो देखिए जरा, वह 2 दिन से दूध नहीं दे रही है। कुछ दवा है तो दे दो। ठीक है, मैं देखता हूँ। रुपेश भैंस के पास जाकर सब कुछ अच्छी तरह से देखता है। कुछ देर के बाद ऐसा बोला, अरे भाई, मेरे जांच के मुताबिक तुम्हारे भैंस तो बिल्कुल ठीक है। इसने कल और परसों भी दूध दिया है, दाना भी ठीक से ही खाई है, इसे कुछ नहीं हुआ। क्या डॉक्टरी पढ़ा है तूने? अगर देखना नहीं आया तो बोल देना। हाँ, पागल होके मैं अपने भैंस को तुम्हारे पास लेके आया। तभी अचानक से रुपेश को भैंस की आवाज सुनाई देती है और उसकी भाषा समझ में आ जाती है। आपने ठीक से कहा डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसकी पत्नी ने ही मेरा सारा दूध निकालकर चोरी छुपे मेरे मालिक को बिना बताए उसे पैसों के लिए बेच दिया है। तभी रुपेश ने बोला, अरे ओ भाई, मैंने अभी भैंस की बात सुना है, वह बिल्कुल ठीक है। सारी गलती तुम्हारी पत्नी की है, जो सारा दूध तुम्हें बिना बताए बेच दिया है। चल हट, पागल मैं नहीं तुम हो, बड़ा आया भैंस की भाषा समझने वाला। लेकिन जब भैंस को ये बात पता चली कि डॉक्टर को इसकी भाषा समझ में आई, वह भैंस जाकर गांव में सारे जानवरों को ये बात बोलती है। तभी सारे जानवर जैसे कि बकरियां, मुर्गियां, गाय और कुत्ते उस जानवर के डॉक्टर के पास आ गए। उन जानवरों को देखकर उनके मालिक भी वहां पर आते हैं। तभी एक मुर्गी ने बोली, डॉक्टर जी, मुझे 2 दिन से बहुत बुखार है। ये बात मेरे मालिक के समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, ये लो दवाई, अब तुम ठीक हो जाओगे, चलो। उसके बाद एक बकरी आई और गाय और कुत्ता भी आकर डॉक्टर जी के पास अपनी अपनी तकलीफें बताकर दवा लेकर जाती हैं। तभी सभी गांव वालों को यकीन हो जाता है कि डॉक्टर रुपेश जानवरों की भाषा समझ सकता है। तभी सभी गांव वाले और मुखिया आकर ऐसे बोले, अरे रुपेश जी, आप तो कमाल के हैं, जानवरों की भाषा जो समझ रहे हैं। ऐसा तो आप सारे जानवरों का तकलीफें दूर कर सकते हैं। इसीलिए हमने एक उपाय सोचा है। क्यों ना हम एक मुर्गी के आकार में एक बहुत बड़ा जानवरों का अस्पताल का निर्माण हमारे गांव में ही किया जाए। इस तरह हमारे गांव भी मशहूर हो जाएगा। ठीक है मुखिया जी, आप जैसा ठीक समझे। तभी सारे मिलकर एक मुर्गी के आकार में बड़ा अस्पताल का निर्माण करते हैं। दूर दूर से लोग अपने जानवरों का इलाज करवाने रुपेश के पास आने लगे। सुनहरे बांस का हैंडपंप। रामू डूंगरपुर गांव में अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। रामू बहुत अच्छा कारीगर था। वो पास के जंगल से बांस काट कर लाता और अपनी पत्नी कमला के साथ मिलकर बांस की बड़ी ही खूबसूरत चीज़ें बनाया करता था, जैसे कि बांस के खिलौने, बांस का फर्नीचर, बांस की कुर्सियाँ, और उन्हें पास के शहर में जाकर दुकान में बेच दिया करता था। उसके बनाए बांस के खिलौने और फर्नीचर की सभी तारीफ किया करते थे। अरे आओ फिर रामू, आज क्या लाए हो? सेठ जी, आज मैं बांस की कुर्सियाँ और मेज लाया हूँ। अरे भाई, तुम्हारा वो बांस का बना हुआ सोफा बहुत चल रहा है आजकल मार्केट में, अगली बार तुम सोफा बना कर लाना, बहुत डिमांड है उसकी। ठीक है सेठ जी। वो सेठ जी कुछ पैसे, हाँ, तुम पैसों की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बैंक में डाल दूंगा, और ये लो कुछ पैसे रख लो खर्चे पानी के लिए। अरे कमला, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए शहर से क्या लाया हूँ, ये नई साड़ी, ये गहने। अजी, आज क्या हमारी लॉटरी लगी है? अरे नहीं कमला, लॉटरी नहीं, आज सेठ जी ने इनाम दिया है हमें। मैं कहती हूँ कुछ पैसे बुरे वक्त के लिए भी बचा कर रखो जी। हाँ, ठीक है कमला, मैं बचा रहा हूँ, लेकिन अभी तो तुम्हें मिठाई खाओ और नई साड़ी पहनो। रामू और कमला बहुत खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अचानक फैली महामारी के कारण दुकानें बंद होने लगी, बाजार बंद होने लगे और लोगों ने खरीदारी करना कम कर दिया।
इसकी वजह से रामू और उसकी बीवी का काम भी कम हो गया। वे दोनों भी अपने गांव में ही बंद कर रह गए और धीरे धीरे उनकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। एक दिन जब दोनों पति पत्नी अपने आंगन में बैठे हुए थे, तभी उन्हें बाहर लोगों के लड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। रामू ने जब बाहर जाकर देखा तो पानी के हैंडपंप के पास कुछ लोग झगड़ रहे थे। वे लोग गांव के सरपंच से शिकायत कर रहे थे। सरपंच जी देखिए, फिर से पानी गंदा आने लगा, ऐसा कब तक चलेगा? हाँ सरपंच जी, कुछ कीजिए। शांत हो जाओ भाइयों, मैं इस समस्या का कोई उपाय ढूंढता हूँ। रामू ने जब बाहर जाकर बात जाननी चाही तो उसे पता चला कि गांव के जितने भी हैंडपंप हैं उनकी सारी पाइपें गल चुकी हैं और सभी में गंदा पानी आ रहा है। और सरपंच ने बताया कि वे पानी की पाइपें बदल बदल कर परेशान हो चुके हैं। कुछ ही समय में लोहे की पाइपें जंग लगकर गल जाती हैं। सरपंच की बात सुनकर रामू को एक आइडिया आया और रामू ने गांव वालों के आगे बांस का हैंडपंप बनाने का प्रस्ताव रखा और उसमें पाइपें भी बांस की लगाने के लिए कहा। गांव वालों को रामू का आइडिया पसंद आया और रामू ने एक पानी का हैंडपंप पूरा बांस का तैयार किया और उसमें पाइपें भी बांस की लगाई। और जब लोगों ने उस हैंडपंप से पानी खींचकर पिया तो पानी बहुत ही मीठा आने लगा, क्योंकि वो बांस था, उसमें जंग भी नहीं लगा। और इस तरह रामू का बांस का हैंडपंप बनाने का आइडिया फेमस हो गया। अब उनके गांव में ही नहीं, आसपास के गांव वाले भी बांस का हैंडपंप बनाने लगे और रामू ने मौके में अवसर की तलाश की और उसका काम चल निकला। और इस तरह ये बांस का हैंडपंप रामू के लिए जादुई सुनहरा हैंडपंप साबित हुआ और वे दोनों पति पत्नी फिर से खुशहाली से रहने लगे। ये कहानी है एक चालाक चिकन वाले की। शोलापुर नाम का एक गांव में शांतनु करके एक सेठ था। उसका एक मुर्गी का बड़ा सा फार्म था। आसपास के गांव को और शहरों को भी वह सप्लाई करता था। उसके पास सूरज करके एक आदमी काम करता था और सब कुछ संभालता था। एक दिन सूरज शांतनु के पास आया। सेठ जी, एक खुशखबरी है, मेरी शादी पक्की हो गई है। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। मेरा जो बचाया हुआ पैसा है 5 लाख, वो भी चाहिए। क्या शादी? पागल तो नहीं हुए? अरे शादी के लिए 10 दिन की छुट्टी चाहिए? एक दिन ले ले। बस मंगलसूत्र पहनाकर आ जाना। और तुम्हारा किधर का 5 लाख है रे? दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? ऐसा मत बोलो सेठ जी, वो सब मेरे कमाए हुए पैसे हैं। कोई छुट्टी और पैसा नहीं मिलेगा। शादी करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। चुपचाप काम करना यहाँ, नहीं तो तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। अच्छा सुन, कल मेरे एक बड़ा सा क्लाइंट आ रहा है। 10,000 मुर्गियाँ खरीद रहा है। संभाल के मुर्गियाँ देना। सेठ ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है। सूरज निराश होकर अपने दोस्तों के साथ दारू पीने के लिए चला जाता है। सूरज सेठ जी की सारी बात उसके दोस्तों को बोलता है। सूरज, मुझे मालूम है कि शांतनु सेठ ऐसा क्यों कर रहा है। उसको शादी से बिल्कुल नफरत है रे, क्योंकि उसकी बीवी उसको हर रोज बहुत बुरी तरह पीटती है। ये एक नंबर का बेकार आदमी है। बीवी होते हुए भी दूसरी लड़कियों के पास जाता था, इसीलिए रोज उसकी बीवी बहुत मारती है रे। ऐसा क्या? फिर तो उसको मजा चकाना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, सेठ ने बोला कि कल 10,000 मुर्गियाँ खरीदने के लिए कोई आ रहा है। मैं सब मुर्गियों को रंग डालकर कहीं छुपा देता हूँ, तब आएगा मजा। ऐसा ही सूरज अगले दिन सारी मुर्गियों को रंग डालकर बगल की झोपड़ी में छुपा देता है। थोड़ी देर के बाद शांतनु उस आदमी के साथ आया जो मुर्गियां खरीदने वाला था। शांतनु ये देखकर चौंक जाता है कि उसके फार्म में एक भी मुर्गी नहीं थी। अरे ये क्या रे सूरज, मेरे सारे मुर्गियाँ कहाँ हैं? पार्टी भी खरीदने के लिए आ गई है। ऊपर से मैंने उनके पास एडवांस भी लिया हुआ है। मुझे कुछ नहीं मालूम सेठ जी, लगता है सारी मुर्गियां उड़ गई हैं। चलो ढूंढते हैं। ये सारी बात सुनकर शहर से आया हुआ आदमी शांतनु को बुरी तरह से पीटकर पूरा पैसा लौटाने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। क्यों सेठ जी, अब आया दिमाग ठिकाने पे? वहां पर देखिए, आपकी मुर्गियां रंग बिरंगी मुर्गियां। मैंने ही उनको छुपाया है।
अब तो मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। अरे यार, सबक मिल गई मुझे। ये लो तुम्हारे पैसे, और हाँ, शादी करके वापस आ जाना, फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा।